नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में वर्णों का वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने व्याकरण के भाग पर चर्चा की थी कि व्याकरण को हमें कैसे पढ़ना है। तो व्याकरण के 3 ही भाग करके हमने देखा था कि व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द साधन एवं वाक्य विन्यास, इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हिंदी का पूरा व्याकरण सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। और ये देखे थे कि हिंदी व्याकरण में या भाषा की किसी भी भाषा के व्याकरण में वर्ण में या सबसे जो छोटा बिंदु होता है वो वर्ण, ध्वनि या अक्षर होता है। तो उन तीनों में हमने अंतर देखा था कि क्या अंतर होता है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है और ध्वनि क्या होते हैं। तो यह हम जान पाए हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ध्वनि क्या है तो और अक्षर क्या है, वर्ण क्या है। तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ध्वनि और फिर उसका दूसरा क्रम होता है वर्ण, फिर अक्षर। अंतर मात्र तीनों का यही है निष्कर्षतः कि ये तीनों समानार्थी तो हैं। ध्वनि क्या होती है? ये मौखिक भाषा का विषय होती है कि जब हम किसी भाषा को बोलते हैं या हमारे मुख से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है वह ध्वनि होती है। और यही ध्वनि जब किसी लिपि में बद्ध हो जाती है, लिख देते हैं, कोई रचनात्मक स्वरूप मिल जाता है, वह वर्ण कहलाता है। और जब यही मूल ध्वनि, देखिए ध्वनि का एक संयुक्त रूप होता है और एक मूल रूप होता है। तो जब ध्वनि का मूल रूप का समूह हो, मूल ध्वनियों का समूह हो या ध्वनि का समूह हो और उसका उच्चारण हम एक स्वर में एक झटके में करें, वो अक्षर कहलाता है। अक्षर और वर्ण दोनों को एक ही समझा जाता है। ये दोनों का संबंध लिखित भाषा से होता है और ध्वनि का संबंध मौखिक भाषा से होता है। तो बात यह है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो पूछा यही जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा कहने से व्याकरण की दृष्टि से सबसे प्रथमता वरीयता वर्ण को मिलती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुतम इकाई वर्ण होती है और जिसे अक्षर भी कहा जाता है। अब अक्षर क्या होता है ये कल हम पढ़े थे, इसका विभाजन भी किया जाता है। जैसे अगर आप पिछली वीडियो में पढ़े होंगे तो जैसे अगर कहें कि पानी शब्द लिखा है एक, और इसका एक अर्थ होता है क्योंकि यह 2 ध्वनियों से मिलकर के बना है या 2 ध्वनि समूह है, इसमें 2 ध्वनि समूह है। अब जब 2 ध्वनि समूह हो जिसका उच्चारण हम कर सकते हैं तो वो 2 हो जाएंगे, पा और नी। ये 2 ध्वनि समूह हैं तो इसे हम अक्षर कह सकते हैं। और जो अक्षर है इसमें चार मूल ध्वनियाँ मिलेंगी। जैसे पा में पा को आधा करेंगे तो आपको आ मिलेगा और ना को आधा करेंगे तो आपको ई मिलेगा। तो 2 और 2 4, ये 4 आपको मूल ध्वनियाँ मिलेंगी। यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाएंगी जिसको हम तोड़ नहीं सकते या तोड़ने पर जिसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है या जो कभी भी नष्ट नहीं होते वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। तो जो मूल ध्वनियों का समूह होता है जिसका उच्चारण हम कर सकते हैं, उच्चारण तो सबका होता है, तो जिसे ये वर्ण और अक्षर ये उनका संबंध लिपि से होता है। कुछ आकृति होती है लेकिन ध्वनियाँ तो बहुत सी होती हैं लेकिन सबको लिखा नहीं जाता है। जैसे कि पक्षियों की भाषा भी हो सकती है और कहीं भी एक वस्तु दूसरे से टकराएगी तो उसमें भी आवाज़ होती है, ध्वनि होती है। तो ध्वनि मौखिक भाषा का विषय होता है। आज हम उसी के आगे थोड़ी चर्चा और करेंगे। आज का बिंदु है वर्णों या ध्वनियों का वर्गीकरण। देखिए वर्णों या ध्वनियों का वर्गीकरण, वर्ण को
अभी हम पहले पढ़े हैं कि ध्वनि भी कहते हैं, और लिखित जो ध्वनि होती है, कैसी ध्वनि? लिखित ध्वनि ही वर्ण कहलाती है, और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि में वर्ण को, ध्वनि और वर्ण को समानार्थी माना गया है। तो उसके पहले आप ये जान लीजिए कि हम यहाँ जो विभाजन पढ़ रहे हैं या वर्णमाला, जिसे आप वर्ण विचार बिंदु रखा गया है, तो यह वर्ण विचार हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा विज्ञान की दृष्टि को भी देखते हुए हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, वर्गीकरण मतलब बांटना। अब देखिए, ये बात यह है कि वर्ण को तो बांटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन यह बात क्या है कि उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के दो भेद होते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने इसका वर्गीकरण करते हुए कहा है कि ध्वनियों का वर्गीकरण करने के लिए हमारे सामने 3 बिंदु या 3 आधार उपस्थित होते हैं। पहला ये है कि जो उच्चरित ध्वनियाँ होती हैं, उच्चरित ध्वनियाँ मतलब कि जो ध्वनियाँ कहीं से जिसे बोला जाए मुख से, वह उच्चरित ध्वनि। और दूसरा, भाषा की ही दृष्टि से देखा गया कि वक्ता द्वारा मुख से बोला गया और श्रोता द्वारा सुना गया। तो वक्ता द्वारा बोला गया और बोलने के आधार पर, वक्ता द्वारा बोलने तथा सुनने के आधार पर, और तीसरा है कि ध्वनि को सुनने के आधार पर, ध्वनि को श्रवित यानी सुना क्या गया है। तो ये 3 आधार उपस्थित होते हैं। तो सब इनमें से ये दोनों उपयोगी नहीं है। बात ये है कि अगर वक्ता जो कुछ बोल रहा है, श्रोता उसे किस दृष्टि से सुन रहा है, कि उसे वह मधुर ध्वनि लग रही है कि कर्कश लग रही है, कि तो इसलिए इसको उपयोगी नहीं माना, इसलिए इसका ये विभाजन नहीं हो सकता है ध्वनियों का वर्गीकरण करने में। और श्रोता को सुनाई कैसे दे रहा है, श्रवित की सुना कैसे है उसने, तो इस विभाजन के आधार पर क्या हम ध्वनियों के नाम का विभाजन क्या ये कर सकते हैं कि कर्कश ध्वनि या मधुर ध्वनि, भर्राई ध्वनि, या और बहुत सारी हो जाएंगी। या फिर अगर आप दीवार में मार रहे हैं हाथ, या डंडे से पीटा गया, तो कहेंगे कि दीवार में मारी गई ध्वनि या डंडे से पीटी गई ध्वनि। ये सब कोई भी वर्गीकरण का नाम देने में अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए ये नाम उपयुक्त नहीं माने गए हैं। तो केवल एक ही विभाजन बचता है, एक ही आधार बचता है वर्ण या ध्वनि को बांटने का, वो है उच्चारण के आधार पर। अब हम देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो एक जो वर्ण है, उनको हम जो बोलते हैं हमारे मुख से, देखिए मुखावयव या मुख विवर जैसे एक नाम आता है, मुख विवर या वागेंद्री मतलब कि वाक ध्वनिंद्री, कि आपके वाक बोलने की क्रिया जब होती है तो मुख के कुछ अवयव होते हैं, कुछ भाग होते हैं। विवर का मतलब खुलना या भाग। तो उस समय जो वर्ण बोलते हैं वह किन किन स्थानों से होकर गुजरते हैं, उस आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मुख, ताल, उदंत, ओष्ठ इत्यादि। तो उच्चारण जब करते हैं तो इन वर्णों का उच्चारण और लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना सब में प्रयोग में आते हैं। और हम वर्ण में यही विशेषता देखे हैं कि वर्ण लिखित भाषा का विषय है, इसको बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ध्वनि जो होती है यह केवल मौखिक भाषा का ही विषय है। तो हम देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण के भेद हो सकते हैं, हाँ उच्चारण की दृष्टि से हो सकते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब दूसरा बिंदु है वर्णों की परिभाषा पर विचार की। विद्वानों ने क्या क्या विचार किए हैं वर्णों का, कि किस वर्ण किसे कहते हैं, या वर्ण अगर 2 भेद हैं तो स्वर किसे कहेंगे,
व्यंजन किसे कहेंगे, उपयुक्त परिभाषा क्या होगी, सही अर्थ क्या होता है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन मत की ओर चलते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार इन्होंने कहा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा अन्वग भवति व्यंजनम इति, अर्थात स्वयं कि स्वतंत्र ही, खुद से ही, राजन्ते स्वतंत्र ही, राजन्ते मतलब सुशोभित होते हैं, अपने में ही प्रसन्न होते हैं, इति ऐसा, स्वर स्वर के लिए क्या कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, उपस्थित होते हैं, अनुवग अनुधन अग मतलब कि उसके पीछे पीछे या उनका अनुसरण करते हैं, करते हुए, भवती होते हैं, व्यंजनमिति कि जो उनका अनुसरण करते हैं अर्थात स्वर का वे व्यंजन होते हैं। इनका कहना है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन उन पर आधारित होते हैं। ये वर्णों की परिभाषा दी है, वर्ण का विभाजन करते हुए यह परिभाषा दी गई है, अर्थात दो ही भेद होते हैं, दो ही प्रकार होते हैं वर्ण के, स्वर और व्यंजन, जिनमें स्वर स्वतंत्र होता है और व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं। लेकिन ये तो प्राचीन परिभाषा थी प्राचीन विद्वानों के अनुसार, और इसका अनुसरण याज्ञवल्क्य की शिक्षा में भी उन्होंने उसी के इर्द गिर्द परिभाषा दी है, इसलिए अधिक उपयुक्त न सोचते हुए एक ही परिभाषा पर्याप्त है। भारतीय परंपरा में मानित, देखिए भारतीय परंपरा में अधिकतर सभी विद्वानों द्वारा किस परिभाषा को स्वर वर्णों के वर्गीकरण में उपयुक्त माना गया है, वो ये है कि स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चरित होते हैं। इनके विपरीत व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चरित है। तो ये भारतीय परंपरा के द्वारा मानित है, किंतु भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ जो परिभाषा है वर्ण की, स्वर और व्यंजन की, यह सभी भाषाओं की वर्णमाला पर लागू नहीं होती है। लेकिन हिंदी में तो यह लागू अधिकतर हो जाती है, लेकिन कुछ विद्वान अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि इनमें कुछ व्यंजन भी ऐसे हैं जो स्वतंत्र उच्चरित होते हैं, उनमें थोड़ी सी कठिनाई का ही बाधा होती है, लेकिन वो भी कुछ होते हैं जो स्वतंत्र उत्पन्न उच्चरित हो सकते हैं। तो जैसे कि कुछ विदेशी भाषाएं हैं, पाश्चात्य भाषाएं हैं, या हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं को छोड़ करके अन्य भाषाओं के ऊपर यहाँ परिभाषा लागू नहीं होती है, क्योंकि जैसे अंग्रेजी में ही कुछ वर्ण हैं या जो व्यंजन हैं, स्वर हैं, वो भी बिना बाधा के उच्चरित हो सकते हैं या बिना स्वर की सहायता से भी बोले जा सकते हैं। आगे इसके मत में भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो भाषा विज्ञान पर पुस्तक लिखे हैं, कहते हैं कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति, आबाद मतलब बाधा ना हो, गति से मुख विवर से निकल जाए, मुख विवर मतलब मुख के अवयवों से निकल जाए, वह स्वर होता है। कि स्वर की परिभाषा इन्होंने दी है कि आता है, यही परिभाषा स्वर की मान्य हो सकती है कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से निकल जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात कहने का यह मतलब है कि स्वर की परिभाषा जो यहाँ कही गई है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन उन पर आधारित होते हैं, यह परिभाषा या फिर स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चरित होते हैं, लगभग मिलती जुलती है और सभी भारतीय विद्वानों के अनुसार ही है। तो यहाँ पर इन्होंने जो कहा है कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से निकलती है, मुख विवर से निकल जाती है आबाद गति से, वे स्वर कहलाते हैं। यह अधिक उपयुक्त है क्योंकि स्वर सभी स्वर स्वतंत्र होते ही हैं, लेकिन व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। अब व्यंजन की परिभाषा भी क्या देते हैं कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से निकल नहीं पाती है, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर के फिर आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे या जितने भी व्यंजन होते हैं जो स्वर से भिन्न होते हैं उनका उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले वे मुख में स्पर्श करेंगे किसी न किसी अंग को। मुख का जो अवयव होगा जैसे जीभ, तालु, मूर्धा दंत, ओष्ठ इत्यादि हैं, इनके किसी एक भाग को स्पर्श करेंगे, फिर उसके बाद उनको आगे भेजना पड़ेगा उच्चारण में, तो वो स्पर्श संघर्षी हो सकते हैं। फिर उसके बाद संघर्षण करना पड़ता है। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं और कुछ अर्ध व्यंजन होते हैं
कि उनको और भी कम संघर्ष करना पड़ता है या और भी कम। देखिए, सबसे पहले ज्यादा स्पर्श करेगा मुख के अवयवों को, फिर कुछ कम स्पर्श करेंगे, फिर और भी कम स्पर्श करेंगे, फिर सबसे अधिक कम स्पर्श मुख के अवयवों को करते हैं। और कुछ अर्ध स्वर होते हैं जो स्वर के तत्व अधिक रखते हैं, कि स्वरत्व इसमें होता है। क्या होता है? स्वरत्व होता है, कि जिसे हम स्वर के भाग में रख सकते हैं। तो ये उच्चारण में जैसे कि जो अधिक स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाएंगे वो स्वर कहलाए, और जो थोड़ी सी बाधा का सामना करना पड़ा उच्चारण में तो वो अर्ध स्वर कहलाए। और व्यंजन में जो सर्वाधिक स्पर्श करते हैं उच्चारण में, मुख अवयवों को सर्वाधिक स्पर्श करते हैं वो स्पर्शी हुए, और जो उससे भी कम स्पर्श करे वो स्पर्श संघर्षी हैं, और जो स्पर्श संघर्षी से भी कम स्पर्श करे वो संघर्षी हो गए। इनमें संघर्षण है। और अर्ध व्यंजन जो सबसे कम, अत्यधिक मात्रा में भी कम स्पर्श करे मुख अवयवों को, वो अर्ध व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे ये इस परिभाषा के आधार पर है कि व्यंजन स्वतः, ये क्या कहा इन्होंने, कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से निकल नहीं पाती है, या तो इसे पूर्ण रूप से अवरुद्ध होकर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से निकलना। संकीर्ण मतलब कि मुख का सकरा भाग, जैसे कुछ जैसे च, छ, ज, झ बोलते हैं आप, तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये बहुत अधिक स्पर्श करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको संघर्ष मतलब रगड़ खाना पड़ता है और संघर्षी है। फिर क्या कहें, या फिर भाग, किसी भाग को कंपित करते हुए, कि कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में कि जीवा कांप तक जाते, जैसे र होता है, निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है। अर्थात व्यंजन वे होते हैं जो उच्चारण की अवस्था में आबाद गति से निकल नहीं उच्चारित होते आबाद गति से, उनमें उनको वायु को बाहर, मुखावयों से वायु को बाहर निकालने में थोड़ा सा या उससे अधिक अवरोध मतलब बाधा उपस्थित हो ही जाती है, लेकिन पूर्णतः बाधा नहीं होती है। इस परिभाषा के आधार पर देखते हैं। देखिए, इन्होंने स्पर्शी व्यंजन के स्पर्श व्यंजन 16 माने हैं, 16 स्पर्श व्यंजन। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप 25 ही बताइएगा, क्योंकि 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। लेकिन यदि विकल्प में 25 ना हो तो 16 ही सही होगा। ये हम व्यंजनों के वर्गीकरण में अच्छे से पढ़ेंगे। बात यह है कि स्पर्शी व्यंजन में का और चा वर्ग नहीं होता है, टा वर्ग, ता और पा वर्ग, ये 1 2 3 4 उनके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होगा, पांचवा नहीं होता है, और चा वर्ग ही पूरा नहीं होता है, स्पर्शी नहीं होते हैं। तो कितने हुए? 16 व्यंजन ही, 16 ही स्पर्शी कहलाते हैं। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 इनके अनुसार है और ये सही है। फिर स्पर्श संघर्षी, कुछ स्पर्श संघर्षी होते हैं जिनमें चा, छा, जा और झा, ये 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो इनका जब उच्चारण करते हैं तो इनको स्पर्श भी करना पड़ता है और संघर्षण भी होता है। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इनमें सा, सा और हा, ये संघर्षी संस्कृत में है, हिंदी में इसको संघर्षी नहीं माना गया है। और हिंदी में संघर्षी में जैसे फा है, वा है, सा है, जा है, सा है और खा, गा, हा है, ये व्यंजन हिंदी में संघर्षी माने गए हैं। इनके उच्चारण में जीभ को संघर्ष करना पड़ता है, किंतु स्पर्श कम करना पड़ता है। जैसे बोले फ, व, सा, जा, सा, खा, तो ये संघर्षी व्यंजन है। अर्ध व्यंजन में जैसे नासिक के वर्ण है, नासिक के व्यंजन हो गए
प्रकंपित हो गया, नासक नासिक के मतलब पंचमाक्षर जो हैं, और उच्छिप्त हैं डा और ढा, डा अडा और ला, ये इतने इनको अर्ध व्यंजन में रखा गया। ये आपको नया नाम मिल सकता है कि अर्ध व्यंजन एक नया नाम मिला है, तो ये इनके अनुसार था किसको। और अर्ध स्वर या और वा को कहते हैं। जब इसका उच्चारण हम करते हैं या वा का, तो इनमें स्वरत्व का भाव ज्यादा रहता है। स्वरत्व, अब स्वरत्व क्या है कि जो स्वर के गुण हैं वे सभी गुण इसमें उपस्थित होते हैं। तो स्वर के कुछ गुण स्वरत्व का गुण मिलता है, इसलिए ये अर्ध स्वर कहलाते हैं या वा। और ये इनका जो परिवर्तन होता है, ध्वनि परिवर्तन होता है, ये आपको स्वर संधि में मिल जाता है, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। और स्वर क्या होते हैं, स्वर में जब उच्चारण होता है तो इसका उच्चारण बड़ी आसानी से स्वतंत्र रूप से हो जाता है। देखिए स्वर ध्वनि जो होती है उसमें वो आक्षरिक होती है, आक्षरिक स्वर ध्वनि आक्षरिक होती है। कल हम पढ़े थे, पिछली वीडियो में पढ़े क्या थे कि जो अक्षर होते हैं उनमें एक स्वर अवश्य होता है। क्या होता है, एक स्वर होता है और उसके पहले और बाद में व्यंजन भी हो सकते हैं। तो स्वर के अक्षर की परिभाषा क्या थी कि वे मूल ध्वनियाँ या मूल ध्वनियों का समूह, मूल ध्वनियाँ नहीं, मूल ध्वनियों का समूह जिसे हम एक स्वर में या एक झटके में उच्चारित कर लें, वे अक्षर कहलाती हैं। ये सर्वसाधारण परिभाषा है। अब आगे हम देखते हैं स्वर और व्यंजन में अंतर कि क्या अंतर होते हैं स्वर और व्यंजन में। तो वर्ण के भेद किए जाते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं, तो 2 होते हैं। वर्ण के 2 भेद हो गए, स्वर और व्यंजन, ये वर्ण के भेद हैं। अब इन दोनों में आपको अंतर देखना है। उच्चारण की दृष्टि से ही इनका भेद हुआ है, उच्चारण की दृष्टि से, कि उच्चारण की दृष्टि से इनका वर्गीकरण 2 रूपों में हुआ है, स्वर और व्यंजन। अब वर्ण तो वही है, उनका 2 भाग हुआ। अब दोनों में अंतर क्या है, किसे हम स्वर कह सकते हैं, किसे व्यंजन कह सकते हैं। आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं स्वर व्यंजन में अंतर। वर्ण में स्वर और व्यंजन में मूलभूत कई अंतर होते हैं। जैसे स्वरों का उच्चारण अकेले किया जा सकता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण अकेले नहीं किया जा सकता है। इस बिंदु से स्पष्ट होता है कि स्वर, यहाँ पर तो समझ में आता है कि स्वर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, मतलब कि उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। उनके व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता मिलती है, जैसे कि आ, ई, उ, री, ए, आई। ये जो संधि स्वर हैं, मतलब कि दीर्घ स्वर हैं, इनमें थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी मूल स्वरों में जैसे फिर भी उतनी कठिनाई नहीं, उच्चारित हो जाते हैं, लेकिन स्वर की ही सहायता रहती है, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाते हैं। लेकिन किसी व्यंजन का उच्चारण हम करेंगे तो वहां पर किसी न किसी स्वर की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो ये पहला अंतर है, ये मूलभूत अंतर है। सभी स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। देखिए स्वर है, अगर हम उसे बोलेंगे, इसीलिए जो संगीत में स्वर होते हैं, जितने भी 7 स्वर बताए गए हैं, उनमें किसी ना किसी, जैसे कि सा है, रे है, तो कोई ना कोई स्वर अवश्य लगा है। इसी स्वर के कारण ही देर तक उसमें गूंज बनाए रखना पड़ता है। तो स्वरों का उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं, लेकिन व्यंजनों में केवल संघर्षी व्यंजन
अब संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, जैसे सा, शा, सा, हा, या वा है, गा है, खा नहीं होगा। तो ऐसे जो अभी हमने बताए कि संघर्षी जो व्यंजन होंगे वो सभी क्या है, उनका हम उच्चारण कुछ देर तक कर सकते हैं, स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है, किंतु सभी व्यंजनों का नहीं हो सकता इनको छोड़ करके। स्वरों के उच्चारण में मुख विवर से हवा गूंजती हुई आवाज गति से निकल जाती है, कि जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर में गूंज उत्पन्न होती है, लेकिन व्यंजनों में ऐसा नहीं होती है। गूंज उत्पन्न करने के लिए उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो अभी हमने परिभाषा लिखी थी कि स्वर व्यंजन का उच्चारण करते समय व्यंजन या तो स्पर्शी होंगे, या तो उनको संघर्षण करना पड़ेगा, या तो वो किसी संकीर्ण भाग से होते हुए या तो प्रकंपित करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है उन्हें। हाँ, मतलब कि मुख्य व्यंजन के उच्चारण में जो वायु होती है, जो श्वास होती है, जिसकी रगड़ से ध्वनि उत्पन्न होती है, उनको ऐसे आगे क्रम की ओर बढ़ाना पड़ता है। तो वो व्यंजन वर्ण ही होते हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए इतना अवरोधों का सामना करना पड़ता है। तो स्वरों के उच्चारण में मुख विवर से मतलब मुख के अवयवों से हवा की गूंज उत्पन्न होते हुई आवाज गति से निकल जाती है, लेकिन व्यंजन में नहीं होती है। वहां पर अवरोध का सामना करना पड़ता है। अगला है स्वर अधिक मुखर होते हैं। मुखर का मतलब कि ध्वनि उत्पन्न होती है, कि जब हम बोलेंगे तो उसे कितने भी तेज तक देर तक बोला जा सकता है। तो मुखर मतलब कि ध्वनि होती है, जैसे कि इस आधार पर जैसे हम कहेंगे ना, मात्रा का भाव होता है कि जैसे अगर थोड़ी मात्रा के लिए, अल्प मात्रा के लिए तो हरस हो जाएगा, हम बोलेंगे, और उसके बाद तो और मुखर करना है और तेज ध्वनि लिया तो दीर्घ हो जाएगा, और अधिक करेंगे तो प्लुत हो जाता है। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर मुखर होते हैं, लेकिन व्यंजन कम मुखर होते हैं। कम मुखर अर्थात व्यंजन को बहुत बोलेंगे, केवल उच्चरित कर लेंगे, वो भी बाधा सहित। जैसे अगर हम किसी भी व्यंजन का बोलेंगे, जैसे क, ख, ग, तो भी पहली बात तो इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता चाहिए। तो ये मूलभूत कुछ अंतर हैं जो स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट करते हैं। अगला है स्वर पूरे मुख विवर में होने वाली एक गूंज है। देखिए, इस गूंज के कारण ही सभी स्वरों को घोष या सघोष स्वर कहा गया है। इसी के कारण, क्योंकि घोष स्वर्ण के उच्चारण में गूंज उत्पन्न होती है, तो स्वर पूरे मुख विवर में होने वाली एक गूंज है, उसका उच्चारण एक निश्चित स्थान से नहीं होता है। स्वर के उच्चारण में हमारी जो वाग इंद्रियां हैं सभी सक्रिय रहती हैं, सब थोड़ा थोड़ा सहयोग देती हैं, इसलिए गूंज उत्पन्न होती है, तो वो सहोश हो जाते हैं। ये पहचान है। व्यंजनों का उच्चारण एक निश्चित स्थान विशेष से होता है। जब व्यंजन का उच्चारण होता है तो जो जैसे स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, जो भी हैं वो अपना एक स्थान स्थापित किए रहते हैं कि वहाँ पर अधिक बल दिया जाता है, उनको ज़्यादा सहायता लेनी पड़ती है, तो एक निश्चित स्थान बनाए रखते हैं। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। फिर अक्षर की बात आई, इसलिए हम सबसे पहले अक्षर, ध्वनि और वर्ण को हम समझ चुके हैं कि अक्षर क्या है। अक्षरिक मतलब कि कई ध्वनि समूहों का बांधे रहते हैं, कि जैसे अगर आ है किसी व्यंजन में मिलाएंगे तो यहाँ इसको जब उच्चरित करेंगे तो यहाँ पर स्वर अवश्य सुनाई देगा का, और बड़ा लगाएंगे तो का। तो यह ध्वनि समूह है कि यह व्यंजन जब स्वर युक्त हो गया, स्वर से बंधा हुआ हो गया, तो यह ध्वनि समूह, और जो ध्वनि समूह एक झटके में उच्चरित हो वह अक्षर कहलाता है। तो जितने भी स्वर होते हैं वह सभी अक्षर होते हैं। जैसे कि अक्षर के दो भेद बताए गए थे कि एक मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर। तो जिस अक्षर के अंत में स्वर होते हैं वे मुक्ताक्षर होते हैं, और जो स्वर रहित होते हैं या जो अंत में व्यंजन होते हैं, हलंत होते हैं, वो
मुक्त बद्धाक्षर होते हैं, व्यंजन अनाक्षरित होते हैं कि अगर व्यंजन के लिख दिया जाए तो वह अक्षर के गुण को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। ये स्वर और व्यंजन के कुछ अंतर थे जो आपको बताए गए। यह भोलानाथ तिवारी के अनुसार अंतर बताया गया है जो मान्य है। हम अगली वीडियो में किसका अध्ययन करेंगे? तो हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कि स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर हुआ है। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि पहले तो वर्ण को हम बांटें कि वर्ण कितने प्रकार हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे कि स्वर को कितने आधारों पर बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको 5 से कम नहीं होगा और 5 से ज़्यादा ही आधार आपको मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कल अगली वीडियो में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।